किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जो शुरू हुआ था वो फिलहाल संपन्न हो चुका है। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के 9 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए। इस 55 सीट पर 586 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में सपा प्रत्याशी और विधायक नवाब जान ने मतदान किया, तो वहीं बिलासपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया। इधर शाहजहांपुर में बुजुर्ग दंपति ने वोट डाला, तो दंपति ने मतदान का जोश बरकरार दिखाने के लिए अपने आप को वहां पर सबके बीच में जब रखा तो उन्होंने एक संकेत दिया, संदेश दिया युवाओं के लिए भी कि आपको भी एहसास होना चाहिए कि दरअसल ये कितना बड़ा दिन होता है। कितना बड़ा दिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इस एक दिन से आप अपने 5 साल के प्रतिनिधि को चुनते हैं। गरीबों ने मतदान किया, अमीरों ने मतदान किया, सबकी ये जिम्मेदारी है। मगर कुछ लोग ऐसे भी जो कि मतदान नहीं भी करते हैं। कुछ ग्रामीण ऐसे थे जो कि नाराज थे। कई जगहों से खबर आई कि वहां पर मतदान का बहिष्कार हुआ। हालांकि प्रशासन ने जैसे तैसे उनको समझाया और मतदान करने के लिए उनको मनाया भी। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो जो 5 बजे तक का आंकड़ा था वो 60.44% मतदान का था औसतन। तो उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ। उधर उत्तराखंड की बात करें तो 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड में जोश जो कि शुरुआती दौर में कुछ वैसा नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे मतदाता घर से निकले और फिर वहां 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 60% के आसपास था। जो फाइनल आंकड़े आएंगे वो सीधे तौर पर 65% से कमवेश ऊपर ही होंगे। उत्तर प्रदेश का भी अभी फिलहाल जो आंकड़ा है वो 60% का है शाम 5 बजे का। लेकिन मौजूदा दौर में अब सवाल यह कि सेकंड फेज में जहां पर कहा जा रहा था कि लड़ाई बहुत कांटे की है, क्योंकि यह बेल्ट जहां पर जाति और धार्मिक समीकरण बहुत मजबूत हो सकता है। अगर गठबंधन के लिहाज से हम देखें वहां पर उसको कोई एज मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इसको लेकर ही रणनीति गठबंधन ने भी बनाई थी। इसी रणनीति पर बीजेपी भी चल रही थी कि अगर वो इस तरीके की कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी काट क्या है। साथ में बसपा, कांग्रेस, कुछ और दल, कुछ इंडिपेंडेंट उनकी अपनी भूमिका वो अपने तरफ से जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो भी इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो भी बारीकी से जमीन पर इसे परख रहे हैं, हमने अपने संवाददाताओं से भी पूछा तो यही चीज निकल कर आई कि लड़ाई सीधे सीधे अगर हम देखें तो यहां बीजेपी बनाम गठबंधन ही दिख रही। जो प्रथम चरण था उसमें भी जाटलैंड का बड़ा हिस्सा यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां पर किसानों का आंदोलन सबसे प्रमुख रहा, तो उनकी भूमिका क्या होगी, और वही चीज यहां पर इस सेकंड फेज में भी दिखाई दी है। तस्वीर आप देखिए, एक दूल्हा जो कि शादी के लिए तो निकला लेकिन सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया, उसके बाद रवाना हुआ अपनी बारात लेकर। वैसे ही बुजुर्ग, वैसे ही महिलाएं, हमने सुबह भी आपको दिखाया था कि कैसे एक 83 साल की महिला सीधे तौर पर ना सिर्फ मतदान करती हुई दिखी, बल्कि उसके बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उनका यह भी कहना था कि प्रथम भारत प्रथम हिंदुस्तान, यानी राष्ट्रवाद की भावना भी, राष्ट्रवाद को लेकर भी कई लोग यहां पर अपनी तरफ से बयान रख चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं। चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने उसे सराहा। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम की खामी आई, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पर भी दिखाई दिया। कुछ जगहों पर अभी से एक ओपिनियन सेट करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग हालांकि उसका भी संज्ञान ले चुका। अब मौजूदा दौर में सेकेंड फेज की अगर तस्वीर को अब देखिए तो उसमें कौन उभरता है उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट में, क्योंकि यहां से एक बड़ा संदेश जा सकता है। इसके आगे के जो फेजेस हैं, थर्ड फेज के बाद जब शुरुआत होगी तो अवध का हिस्सा, पूर्वांचल का हिस्सा जब टच करेगा तो वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। रणनीति इसके आधार पर ही बनाई गई थी, तैयार की गई थी। बीजेपी जहां सांगठनिक तौर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में हमेशा रहती है, लेकिन यहां उसके लिए चुनौती किसान भी थे, जाट भी थे। धार्मिक तौर पर हम देखें तो मुसलमानों का वोट उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर भी चर्चा होती रही। कुल मिलाकर अगर करें तो एक तरीके से संगठन जो गठबंधन है उनका संगठन और बीजेपी का संगठन, उनकी मजबूती कितनी होगी उसके आधार पर ही फैसला होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं उसके पहले आपको बता दूं कि हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अरविंद, आपका भी। साथ में राजेश तिवारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। अशोक यादव पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी
पार्टी के, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। उमाशंकर राजभर हैं प्रवक्ता सुभाषपा के, बहुत स्वागत है उमाशंकर जी आपका। आलोक पांडे हैं प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका। और रोहित अग्रवाल हैं प्रवक्ता आरएलडी के, बहुत स्वागत है रोहित आपका। सबसे पहले मैं अरविंद, हाँ मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने एक आज शिकायत की है, खासतौर पे ईवीएम को लेके। मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ, चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें कहा गया है कि ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और उस पर एक बात और भी कोट किया गया अतुल, कि हम अगर समाजवादी पार्टी यानी साइकिल का बटन दबा रहे हैं तो वोट भाजपा को चला जा रहा है। अशोक पांडे जी और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों लोग बैठे हुए हैं। देखिए, बातें शुरू हो गई हैं, लड़ाई कठिन थी, चुनौती बहुत कठिन थी, लेकिन ये बातें भी निकल के आनी शुरू हो गई हैं। अशोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आलोक पांडे जी, सवाल यही है अरविंद का भी कि अभी से समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत का दौर शुरू हो गया है। कहीं ईवीएम की गड़बड़ी और कहीं सही भी है, बटन दबा रहे हैं किसी और का और निकल कुछ और रहा है। पांडे साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हर बार के लिए जिम्मेदार ईवीएम को ही कहते हैं, ईवीएम मशीन को ही। इस बार परिणाम आएगा तो ये बोलेंगे कि जनता ही जिम्मेदार है, जनता ने हमें धोखा दिया है। इनके पास हार के लिए एक बहाना चाहिए था, वो मिल गया, क्योंकि हमने काम किया है, सबका साथ सबका विकास किया है, सबका विश्वास हासिल किया है, इसलिए इतना है कि हम जीत रहे हैं। इसलिए ये भी तय है तो आरोप लगाएंगे ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हुई। अशोक यादव जी, अभी से हार का डर है, इस वजह से आप आरोप लगा रहे हैं, ये कहना है आलोक जी का? देखिए, हमें तो डर है ही नहीं है। जो लोग जमीन पे रह के राजनीति करते हैं उन्हें डर नहीं लगता है। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, नहीं डर लगता। देखिए, सब पूरा दुनिया जान चुकी है, पूरा दुनिया इंटरनेट के जरिए से देखती है। पहले फेज में हमारे 45-48 सीटें आ रही है, बीबीसी कह रही है। सारे जितने भी राजनीतिक लोग वो कह रहे हैं, जमीन के लोग कह रहे हैं, जो अधिकारी वहां से लौट कर वो कह रहे हैं, हमें डर की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तो तय है। मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूं कि अजब है देश के लंबरदार, अजब है देश के लंबरदार, और कितनी फरेबी चालों से ये चला रहे सरकार। कर कुछ भी सकते हैं, मैंने कह रहा हूं कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि आप दोनों के भाषण देखिएगा। आज आप एक चीज देखिएगा, माती में आज एक मीटिंग हुई, उसका वीडियो मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास दूसरे फोन में है, आप देख लेना। माती की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी आए थे, बैठे हुए हैं, मंच पर भाषण चल रहे हैं, प्रत्याशी बोल रहा था और सामने हजारों कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बताओ तो मैं आपके प्रतिनिधि को भेज दूंगा। जब मुख्यमंत्री के आने पर हजारों कुर्सी खाली हैं, एक तरफ अखिलेश जी इससे परेशान हैं कि जहां पर जाते हैं इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, इतनी भीड़ होती है कि इतनी भीड़ होती है, लोगों से मिल तक नहीं पाते हैं, रास्ताएं जाम हो जाती हैं, जो हमारे कॉलेज के ग्राउंड्स भर जाते हैं। तो एक फर्क सामने नजर आ रहा है, लोगों ने इनको नकार दिया है। अरे इतनी भीड़ है कि वो मिल नहीं पा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो कहीं कहीं पर मशीन में गड़बड़ी कैसे हो जा रही है, वो भी वैसी गड़बड़ी कि वहां पर वो दबा रहे हैं सपा का बटन और कमल का वहां पर जो है एक ही दो जगह पर क्यों हो रहा है अशोक जी? ऐसा होता और ये कुछ भी कर सकते तो हर जगह कर देते ना। अगर इनके हाथ में होता तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, बटन दबा देते, काम हो जाता। लेकिन खैर अशोक जी, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये एक सवाल था जिसको लेकर पत्र लिखा है, ये मुद्दा आपका है और हमने इसीलिए चर्चा कर दी। हमारा मुद्दा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं सत्ता कह रहा हूं, सत्ता। देखिए, मेरे कानून वो कर रहे हैं, हमें विश्वास अपने वोटरों पर है। बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ था, ये तो हो सकता है कि 1-2% 2% कर लें, इनकी ताकत नहीं है अब कि पूरे रह कर लें, मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, चलिए, आपने मान लिया। अतुल एक सेकंड, देखिए मेरा सवाल अशोक जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है। बाकी अब सवाल क्या है? सवाल इस बात का है कि जो आज वोट डाले गए हैं, दूसरे चरण का चुनाव है। मैं तंजीम फातिमा का बयान सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि योगी जी डराते हैं, योगी जी डराते हैं, ये तंजीम फातिमा का बयान था। और अब्दुल्ला आजम का बयान ये था कि उन्होंने कहा है कि अगर अपराधी या अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं होता तो
अपराधी खुलेआम नहीं घूमते, ये उनका बयान था। नवेद मियां का बयान ये था, वो कह रहे थे कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। यानी नवेद मियां ये कह रहे हैं कि आजम खान ने जैसा कर्म किया उसका फल भगवान देंगे। मैं अब आप लोगों से, मतलब जो अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग बैठे हैं, इसमें हमारा अतुल ये कहना है कि भाई भाजपा और समाजवादी पार्टी, दो लोगों के विचार तो हमारे सामने आ गए हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर गठबंधन के साथी बैठे हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी और सुभाषपा के भी, उनसे भी पूछ लेते हैं। रोहित अग्रवाल, सवाल इस बात का है कि गठबंधन पहले फेज में बहुत मजबूत रहा, सेकंड फेज में बहुत मजबूत रहा, ऐसा आप लोगों का दावा है। ये दावा तो बीजेपी भी कर रही है और यहां तक कि कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस करने से क्या, क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती अशोक जी? ये पूरी स्थिति हम सबके सामने है। हाँ, लेकिन अशोक यादव मुस्कुरा रहे हैं कि कांग्रेस कर ही नहीं सकती। इसका जवाब देंगे राजेश तिवारी आपको बाद में। रोहित भाई आप बोलिए। देखिए, पूरी स्थिति हम सबके सामने है। पहले फेज को तो हम देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और पहले फेज में हमको मालूम है कि 58 सीटों में से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीत के आई थी, और जब उसमें अगर उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है तो दूसरे फेज में तो ये वैसे भी कमजोर थे, तो दूसरे फेज में तो पूरी तरीके से वैसे भी जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न देखा गया है और जनता का रुख देखा गया है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की बात या धर्म के नाम पे बात जो करती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है चिड़िया चुग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब इनकी काट की हांडी दोबारा कभी भी चढ़ने वाली नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा सिर्फ इस चुनाव में नहीं, आने वाले मुझे लगता है 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में तो काबिज नहीं हो पाएगी। अमित शाह के बाद आप दूसरे हैं, अमित शाह के बाद आप दूसरे हैं जिन्होंने 50 साल का ब्यौरा दे दिया है। उन्होंने बोला था एक बार कि 50 साल तक बीजेपी रहेगी, और दूसरा जो बोला है रोहित अग्रवाल ने बोला है। मतलब दोनों लोग आप ही हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। सही राजेश तिवारी जी, कांग्रेस का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं तो अशोक यादव हंस रहे हैं कि उनसे क्या पूछना। ऐसा क्यों भाई? नहीं ऐसा नहीं तिवारी जी, ऐसा नहीं तिवारी जी। अभी कहा था उन्होंने, अब देखिए कह रहे हैं। हाँ, ये कहा था कि स्थिति खराब है, वोटों के लिहाज से खराब, ऐसे नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ अशोक यादव जी, पुराने तौर पे भारतीय जनता पार्टी अशोक भाई, अशोक जी आप तो पुराने समय में अशोक पांडे जी के साथी रहे हैं भाई। नहीं, इस बात नहीं। चले बात सुनिए आप। पहली बात तो मैं इस बात का जोरदार खंडन करता हूं कि देखिए, ये जो पोलराइजेशन का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, अब आज का नौजवान, आज का युवा हरदम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट करने वाला नहीं है। जाटलैंड हो चाहे रोहेलखंड हो, आज वहां की महिलाएं सोचती हैं अपने अधिकार के लिए, वहां का युवा सोचता है कि धार्मिक चीजों से हटकर उनको रोजगार कैसे मिले, वहां विकास की कैसी बात हो। और आप चाहे अशोक यादव जी हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे रोहित अग्रवाल जी हो, मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि पिछले 3 साल में सत्ता के खिलाफ अगर किसी एक पार्टी ने जमीन पे उतर के लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी है, वो हमारी नेता प्रियंका गांधी है। निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कहता कि हम यहाँ कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के हर सीट पे हमारी नेता प्रियंका गांधी का नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, या जिस तरह से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जिनका योगदान है, हमारे टिकट बंटवारा आप देखिए, हमारा टिकट बंटवारा आप देखिए, हमने उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने समाज के सरोकार की लड़ाई, लोग छोड़ के चले गए, की लड़ाई लड़ी। आप लोगों ने उन लोगों को टिकट दे दिया जिसमें बहुत सारे लोग आपका टिकट वापस करके चले गए। राजेश जी, अरे हर पार्टी में हुआ है, किस पार्टी में नहीं हुआ है? सुन लीजिए, किस पार्टी में नहीं हुआ है? सपा के लोग टिकट वापस करके आए, कितने लोग आए हैं, भाजपा के बहुत से लोग दल बदलू। देखिए, हमारी पार्टी ने हमारे जो टिकट का निर्धारण कब की था, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने सामाजिक सरोकार की लड़ाई लड़ी है। और मैं तो कहना चाहता हूं इन लोगों से, इनको भी मदद करनी चाहिए थी। जैसे हमने उन्नाव में टिकट दिया उस बिटिया की मां को, इन पार्टियों को चाहिए था कि अगर ये तथाकथित जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर इनका नारा ये सही था तो इनको उनका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं किया, क्योंकि इनकी बातें और सबका साथ सबका विश्वास। तो मुझे लगता है किसी का एक शेर है कि तेरे वादों को फिर से पढ़ रहा हूं, तेरे खत पानी पानी हो रहे हैं। जिस तरह से भाजपा वादे करके आई थी, इनका सिर्फ 2-3 लोगों का विकास होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण इनका एक मुद्दा होता है। कोई कहता है हम गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता है हम ठंडी निकाल देंगे, लेकिन एक हमारी नेता, लेट मी फिनिश रोहित भाई, उसके बाद आप बोलिएगा। एक हमारी नेता प्रियंका गांधी ने सबसे कहा है कि हम भैया न किसी गर्मी निकाल रहे हैं, न किसी ठंडी निकाल रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं। और सुशासन की बात भाजपा के मुंह से वैसी अच्छी नहीं लगती जैसे कोई हिंसक पशु
अहिंसा की बात करे, कोई ठीक है झूठा राजेश आदमी भाई, ठीक सत्य की बात है करे। राजेश भाई, ठीक है। कानून ठीक है, व्यवस्था- उमाशंकर दो राजभर भी हैं, अतुल, उमाशंकर राजभर भी हैं। उमाशंकर से रोहित बड़ा भाई, सवाल ये 2 बनता मिनट, है, बनारस में आज वकीलों ने बड़ा हल्ला हंगामा किया। उमाशंकर जी, ये क्या है? ये साजिश तो नहीं है आप लोगों के खिलाफ? और गठबंधन का साथ आरएलडी के तौर पर अगर हम देखें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो तो मिल चुका है और कह रहे हैं कि मजबूती है। अब आप लोगों की भूमिका शुरू होगी। फोन म्यूट है इनका। हाँ बोलिए उमाशंकर जी, बोलिए ना, बोलिए हमें उमाशंकर मौका जी, दीजिए। बोलिए। हमें ना बोले, मुझे मौका दीजिए फिर। उमाशंकर जी अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आप उसके बाद बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है क्या अभी आवाज? अरे बहुत शानदार आ रही है, बहुत बोलिए। जोरदार आ रही है। तो आयुष जी इस बात को ध्यान रखिए, यह भाजपा का बौखलाहट है कि प्रथम चरण में जाट लैंड था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम करने के या पोलराइजेशन करने की बात कहे, और इसमें ये पीछे हो गए 50+। अब 58 में 50+ से पहले चरण में। दूसरा चरण तो मुस्लिम बाहुल्य था, जो सपा का गढ़ था। तो यह इनकी हार की आभास हो गया है कि पहले और दूसरे चरण में हार गए हैं। और सबसे बड़ी बात आयुष जी ध्यान रखिए, अतुल यादव बाहुल्य होने जा रहा है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां तो अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा। ये तो आज जो आप देखे हैं बनारस में, ये तो अभी झांकी है। बाबा जी का जो गुंडे हैं, चाहे जौनपुर के हैं, चाहे बनारस के हैं, चाहे चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर के हैं, असली लड़ाई तो अब शुरुआत होने जा रही है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में आप देखिएगा कि जो बाबा जी कहते थे कि सुशासन की बात करते थे, अब इनके पूरे गुंडे चाहे काले कोट में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे तो रोड मतलब पे, आप ये कहना चाहते हैं कि वो सारे लोग गुंडे थे? उमाशंकर जी, वो सारे लोग गुंडे थे? सुशासन की बात उमाशंकर भाई, भूल जाइए। उमाशंकर भाई, उमाशंकर जी, अरे राजभर साहब सुन तो लीजिए, राजभर साहब, अरे सुन तो लीजिए। की तरह इनकी लंका को आग लगा। हाँ नहीं, आप आग लगा दीजिएगा, अच्छी बात है। लेकिन अरविंद पूछ रहे हैं कि आज जो हुआ बनारस में, आप सबको गुंडा बता रहे हैं? स्वाभाविक है, मैंने कहा यह जो है बाबा जी के गुंडे काले कोट में घूम रहे हैं, वही तो मैंने कहा। अभी कुछ नहीं है तो शुरुआत पूर्वांचल में आने दीजिए। नहीं, अधिवक्ताओं का गुंडा नहीं। नहीं, अधिवक्ताओं को कोई गुंडा नहीं बता रहा है। जो वहां पे विरोध कर रहे थे उनको गुंडा कहा जा रहा है। देखिए, कंफ्यूज मत करिए, अधिवक्ताओं को कोई गुंडा नहीं बता रहा है। वहां काले कोट में जो गुंडे घूम रहे थे उनको गुंडा कहा जा रहा है। आलोक पांडे जवाब आप दीजिए, उसके बाद अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के अशोक पांडे, आपसे जब पूछा जाए तो प्लीज बताइए। रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी प्लीज। उमाशंकर राजभर खुद कह रहे हैं कि काले कोट के वो गुंडे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है अशोक पांडे जी बताइए। देखिए, घेरेबंदी चारों तरफ से, और ये फैक्चुअल एक बात निकल कर आई कि इस बेल्ट में बहुत आसान नहीं था आपका, वो चाहे जिस तरीके के समीकरण हो, लेकिन आसान नहीं था। अशोक पांडे बोलिए जी, पांडे जी, तब जवाब दें। बोलिए पांडे जी। पांडे जी आपका। मेरा ये मानना है कि हमने काम किया है, हमें मालूम है, जनता ने हमें विश्वास दिया है। ये पांडे जी क्या काम किया है? काम का तो नामा ले रहे हैं। बारी बारी से बोलिए, रोहित जी प्लीज, उमाशंकर राजभर प्लीज। अशोक एक मिनट अशोक जी की सुनिए, एक मिनट। अशोक यादव, रोहित अग्रवाल, राजेश तिवारी जी और उमाशंकर जी, अब आप चारों लोग जरा एक लाइन सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अशोक पांडे साहब 1 मिनट, अशोक पांडे जी 1 मिनट, पांडे जी 1 मिनट, पांडे जी 1 मिनट। और रोहित भाई, आपने क्या काम किया है? आपने भी कोई काम नहीं किया अभी फिलहाल, अभी काम करने का मौका मिलेगा, अभी उनको बोलने दीजिए, फिर अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आपने भी कुछ काम खास किया नहीं है, और जिसने काम किया था उसने नारा दिया था काम बोलता है, काम बोल नहीं पाया था। अब बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये देखना होगा। अशोक पांडे को बोलने दीजिए। रोहित अग्रवाल बोलने दीजिए उनको, फिर अपनी बारी में बोलिएगा। अशोक पांडे जी। किया है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। हमने अंतिम आदमी के विकास किया है, इसलिए हमें मालूम है कि सत्ता हमारे आगे निश्चित आएगी। ठीक है अरविंद, यहां पर देखिए सब दावा करेंगे, क्योंकि ये दावा करना उनका अधिकार है, उनकी जिम्मेदारी भी है, पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो वो डिफेंड करेंगे।
ये 10 तारीख तक, जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी धुंधली आने लगेगी, तब भी ये दावा करेंगे कि चमत्कार होगा। सवाल इस बात का है कि टेक्निकली आप इसको कैसे देख रहे हैं, सेकंड फेज को? इस पूरे बेल्ट में जो इक्वेशन थी, वो जातीय समीकरण की हो, अल्पसंख्यक बिरादरी की हो, उसमें कहां पर चुनौती सबसे बड़ी बीजेपी के लिए थी और गठबंधन के लिए भी? अतुल, एक सवाल उमाशंकर राजभर से और बनता है कि मुख्तार अंसारी का टिकट आप लोगों ने काट दिया। मुझे याद है कि जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी गए थे मिलने के लिए मुख्तार अंसारी से, और जब पुलिस ने उनकी गाड़ी चेक की थी, उसके बाद उनका रिएक्शन हमने देखा था। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं उमाशंकर राजभर की, मुख्तार अंसारी का टिकट क्यों काट दिया आप लोगों ने? उनके बेटे को टिकट दे दिया। नहीं, उनके बेटे को दिया गया है। मुख्तार अंसारी का आप जो कह रहे हैं, परिवार से एक ही टिकट देना था, चाहे मुख्तार अंसारी जी लड़े, चाहे उनके बेटे अब्बास जी अरे तो लड़े। अब तक तो मुख्तार लड़ रहे थे, क्यों नहीं लड़ाया? मिलने भी गए थे, अब तक तो बेटे का जिक्र नहीं था। मैंने मिलने की, देखिए, अगर उनका बेटा सक्षम है, वह फील्ड में घूमना है, क्षेत्र में घूमना है, तो वह जेल से तो घूमेगा नहीं। इसके पहले आप देखे होंगे 3 बार से वह जेल से जीते हैं, इस बार उनका लड़का आगे आ रहा है। इस बार भी जीत जाते जेल से, इस बार भी जीत जाते जेल से। उमाशंकर राजभर, हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे इस पे आपका कमेंट चाहता हूं। अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस पे आपका क्या कमेंट है? नहीं, देखिए, समीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। हमने कहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आपने देखा होगा कई बार वीडियो जो है, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उनके लड़के को आगे किया जा रहा है। तो चाहे मुख्तार अंसारी लड़े, चाहे अब्बास, ठीक है, चलिए, वो आपका विषय है जो अरविंद बता रहे थे कि जानकारी है कि ऊपर से कहा गया, इस वजह से काटा गया, क्योंकि इसके पहले तो राजभर साहब बहुत खुलकर बोलते थे कि क्यों नहीं दे सकते, बीजेपी दे सकती है ब्रजेश सिंह को, तो हम क्यों नहीं दे सकते मुख्तार को। बहरहाल, अशोक यादव जी, आप कह रहे थे कि आपको भी मौका मिले। अब सवाल इस बात का है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि एक छवि बदली है अखिलेश ने और गठबंधन से उसको और मजबूती मिली। छवि बदली है। यहाँ पर छवि बदलने पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि आपका संगठन कितना मजबूत हुआ। हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरे बेल्ट में, इस जाटलैंड में और रुहेलखंड में। अरे सवाल तो सुन लिया करिए अशोक जी पहले। इस जाटलैंड में और रुहेलखंड में आपको लगता है कि हाँ इतनी आसान जीत है जो आप बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं? फर्स्ट फेज में आप कह रहे हैं कि 43+ आप जाएंगे, इसमें आपका कितना दावा है? अरे 45-46 का तो है ही। अच्छा, इसमें भी 45-46? अरे बिल्कुल भाई, ये तो हमारी बैट थी, मतलब 2 चरणों में 100 पार हो गया। हाँ, नहीं, यहाँ की बैट तो बहुत शानदार हमारी है। देखिए, एक हमारा शेर है, जुबान खामोश हो तो फिर निगाहें बोलने लगती, जो गहरे राज दिल में हैं उन्हें भी खोलने लगती। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। गहरे राज तो हम लोग यही जानना चाहते हैं ना। एक गहरा राज उमाशंकर राजभर जी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब मामला आपस का है, कोई चिंता की बात नहीं। राज है नहीं, चेहरे नहीं, बात ये नहीं है। सारों को अगर समझो तो राज को राज नहीं देते। अरे सुनो ना, अरे हम लोग सारे समझ गए, हम लोग तो सारे समझ ही रहे हैं, इसीलिए राज को राज रहने दे रहे हैं। नहीं, कि अरे मजा तो है, 10 तारीख को आ रही है, तैयारी है। रोहित भाई, जनता ने घमंड रावण का नहीं चला। इस तरह की बातें बिल्कुल वो नहीं, उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता पूरे देश में यहाँ पे नहीं, राष्ट्रीय पार्टी तक का दर्जा आपका नहीं है। आपकी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि आप कांग्रेस पे उंगली उठाए। रोहित भाई, औकात की बात ना करिए, औकात तो हमारी बहुत है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की औकात नहीं बची है कि कांग्रेस कुछ कर सके। अरे भाई, वो हाथ आप कर रही है तो औकात पता चल जाएगी, चिंता नहीं है। सुनिए, मेहनत करने कुछ नहीं होता। जमीनी ऐसे शब्दों का कोई इस्तेमाल न करे भाई, ऐसे शब्दों का कोई इस्तेमाल न करे। राजेश भाई और रोहित अग्रवाल, ऐसे शब्दों का कोई इस्तेमाल न करे। अगर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा ना, मैं इतना ही कहूंगा। 1 मिनट, राजेश तिवारी, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है भाई, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और एक दूसरे की औकात मत देखिए, जनता सबको औकात दिखा देती है अगर अपने पर आ गई तो। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अरे भाई, रोहित अग्रवाल, राजेश तिवारी, आपके नेता का कर रहे थे। अरे मेरे भाई, ये डिस्कशन हो रहा है, ये आपस में बातचीत नहीं हो रही है। राजेश तिवारी, रोहित अग्रवाल प्लीज, रोहित अग्रवाल प्लीज। राजेश जी, अब अरे अशोक, जब आप शुरू हो गए, अशोक यादव शांत रहिए। अशोक यादव प्लीज,
दोनों लोगों से मैं कह रहा हूं, रोहित भाई और राजेश भाई। अरे अशोक यादव शांत हो जाइए भाई प्लीज। अशोक जी कोई घमंड अशोक नहीं जी शांत हो है, जाइए। जनता दिखाएगी घमंड किस कौन किसके घमंड में है, चिंता मत करिए, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए अशोक यादव जी। व्यक्तिगत लड़ाई का मुद्दा नहीं है ना यहाँ पर। राजनीति में मजाक ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप दोनों अगर शांत हो जाए तो मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं। अरे वो तो पता चल जाए कौन मजा, 4-7 ट्वीट से अरे नहीं, भाई, साझा चलती। एक मिनट हिंदू मुस्लिम का राजेश तिवारी, राजेश तिवारी, राजेश तिवारी, मत दीजिए। रोहित अग्रवाल और राजेश तिवारी, अगर आप लोग ऐसे ही चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों से चर्चा नहीं हो पाएगी, योगी बुलडोजर ऐसे आपसे चर्चा नहीं हो पाएगी। और अशोक यादव साहब, आप जब वो चुप होते हैं तो आप शुरू हो जाते हैं। योगी बदतमीजी देता है। अरे अशोक यादव साहब शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए अशोक यादव। अब देखिए वो शुरू हो गए। अशोक यादव शांत रहिएगा। राजेश तिवारी और रोहित अग्रवाल, आप दोनों को बता दूं कि ये आप लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई वाली चर्चा नहीं है, वो बाद में आप लोग फोन कर लीजिएगा एक दूसरे को और लड़ लीजिएगा। हमारे पास 1 घंटे का समय होता है, उसमें हमें चर्चा करनी होती है और औकात किसी की कोई कम नहीं है, और अगर है तो जनता की सबसे बड़ी औकात है। जनता जिस दिन अपने पर आ गई ना, वो सबको औकात दिखाती है। बहरहाल रोहित अग्रवाल, मेरा सवाल पर्टिकुलर आपके लिए है, इस वजह से क्योंकि आरएलडी की एक बड़ी भूमिका पश्चिम उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के आसपास थी। अब आपका जो गठबंधन है वो बाकी जो उनके दल के गठबंधन सपा के हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितना उनको मजबूत करेंगे, उमाशंकर राजभर साहब, बाकी अन्य दल। आपको लगता है कि हां आरएलडी कम से कम इस गठबंधन में आने के बाद इस 2 चरण में मजबूत कर पाई है अपने गठबंधन को, और उसमें वो किंग मेकर की भूमिका में है कम से कम? आयोग जी इस बात को ध्यान रखिए। अरे अतुल मेरा नाम है, उमाशंकर जी, आपसे सवाल नहीं था मेरा, रोहित अग्रवाल से सवाल था मेरा। अच्छा ठीक। अतुल जी, हाँ अतुल जी देखिए, जो शुरू के 2 चरण हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, इसमें हम लोग 100 से ऊपर की बढ़त बना के चल रहे हैं, और जो 100 के ऊपर की हमने बढ़त बना दी है, तो अब आगे का चुनाव भी हमारा पूरा साफ दिखाई पड़ रहा है। 100 की बढ़त का दावा आप किस आधार पर कर रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं मैं बताता हूँ। देखिए पहले चरण पिछली बार भी बड़े-बड़े दावे थे, लोकसभा में भी बड़े दावे थे। पहले अरे अशोक भाई रुक तो जाओ, अब सुन तो लो। नहीं अरविंद पूछ रहे थे, अरविंद जी पूछ रहे थे। मैंने उसमें एक सवाल जोड़ दिया। उनका ये कहना था दावा आपने 17 में भी किया था, 19 में भी किया था रोहित जी, दावा तो तब भी आपने किया था। अरे तब की बात दूसरी थी भाई अतुल जी, दूसरी थी। देखिए ग्राउंड पे स्थिति अलग थी, किस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों की अति हो चुकी थी। अब देखिए जिस तरीके से जनता के सरोकार के लिए इन्होंने कोई काम नहीं करने का काम किया, इन्होंने जनता को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया और सिर्फ सत्ता की मलाई चाटी है भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल। अब जनता खुद तैयार थी, हमारा मेन गठबंधन तो जनता के साथ था कि जनता खुद तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करने का काम किया देश को, प्रदेश की जनता को, और जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जैसे महाभारत और रामायण देख रहे थे टीवियों पे, वो स्थिति बिल्कुल क्लियर जनता की नॉलेज के अंदर है, और जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाने का मतलब है कि अपने युवाओं को अंबानी अदानी का नौकर बनाओ, और जो व्यापारी छोटा व्यापारी है उसको भी अब अंबानी अदानी का नौकर बनाओ, और किसान की जमीनों को अंबानी अदानी के हाथों में गिरवी रख देने का काम करने का, गुलाम बना दो, किसान को गुलाम बनाने का काम करने के लिए अब जनता दोबारा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। आरएलडी ने किसानों के लिए, चौधरी साहब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और उसके बाद किसानों के लिए कितना कर दिया है, क्या आप बता रहे हैं किसान को ये गुलाम बना रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने कितना कर दिया? और मैं जोड़ देता हूं अतुल, और भी अरे अतुल भाई मैं आपकी आवाज नहीं रोहित अग्रवाल जी कुछ भी बोल के जा रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, भाई थोड़ा सा रोहित जी मेरा सवाल सुन लीजिए। जी मेरा सवाल यह है कि भाई हम चौधरी चरण सिंह की राजनीति को तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने चौधरी अजीत सिंह की राजनीति को देखा है, और जैन चौधरी की भी राजनीति को मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूं, और रोहित अग्रवाल की बातों को सुनने का भी मुझे मौका मिल रहा है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जो किसानों की बात आप कर रहे हैं कि भाई किसान आपके साथ हैं, जाट आपके साथ हैं, ये दावा है आरएलडी का। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि आपका दावा है कि भाई आप पहले फेज में 43 जीत रहे हैं, इस फेज में 50 जीत रहे हैं, फिर बचा क्या? फिर तो आपका मतलब हरहर है। नहीं देखिए अरविंद भाई, ये पूरी तरीके से क्लियर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 1.25 साल तक किसानों को सड़क पर रखा, जिस तरीके से 700 किसानों की शहादत हुई, और आप देखिए जो पहले चरण का जिस दिन चुनाव था, इनका घमंड और इनकी अति महत्वाकांक्षा देखिए कि उस दिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जमानत हो जाती है। आप किसानों को चढ़ाने का काम कर रहे हो, कि आप ये कोशिश कर रहे हो जताने की कि भारतीय तो भाई आप देखिए ऐसा है, अजय मिश्रा टेनी की जमानत तो कोर्ट ने दी ना, भाजपा ने थोड़ा दे दी। अरे सब इनकी मुट्ठी में भाई मैं उस पर भी जवाब दे देता हूँ। एक मिनट अशोक भाई रुक जाइए प्लीज,
अरविंद भाई, मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। आप मुझे बताइए, 4 दिन की ब्याता खुशी दुबे बम बना रही थी घर पे बैठ के, और जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा था वो फूल बरसा रहा था वहां पे किसानों को। मैं अब इसमें एक और जोड़ देता हूं कि आपकी सरकार अगर आ जाती है, रोहित अग्रवाल, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो अजय मिश्रा टेनी का बेटा पहले दिन जेल, खुशी दुबे पहले दिन रिहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, और हमारी सरकार आ रही है। जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, ठीक है, 10 मार्च को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन क्या हो रहा है। अतुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे भी। राजेश तिवारी जी, देखिए लगभग 100 या 100 के पार गठबंधन, ये दावा कर दिया अशोक जी ने और रोहित अग्रवाल ने। बीजेपी उसके बाद अपना दावा कर ले रही है, तो बचा क्या कांग्रेस के लिए भाई? लग रहा है ना 2 पेज में, लग रहा है भाई अतुल जी। नहीं लगता तो मुझे ऐसा है कि मैं चंद्रमा पे बैठा हूं, मेरे लगने से थोड़े ना होता है अशोक जी। देखिए अतुल जी, मैं कोई राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले में से नहीं आपको हूं। लग रहा था 300 पार आप जा रहे तो हुआ थोड़े ना। और इस बार तो 400 पार का नारा है अतुल, इस बार तो 400 पार का नारा है। बिल्कुल। राजेश तिवारी जी, बचा क्या कांग्रेस के लिए? देखिए अतुल जी, मैं कोई राजनीतिक भविष्यवाणी करने नहीं बैठा हूं, मैं बहुत यथार्थवादी धरातल पे बात करने वाला आदमी हूं। देखिए, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बूथ पे हमारा संगठन है, इसको मैं मजबूती से कह सकता हूं क्योंकि मैं उसका एक पार्ट हूं। मैंने इस प्रक्रिया में खुद भाग लिया है। मैंने कहा था कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, लेकिन जब जाटलैंड का और रुहेलखंड का आदमी वोट देने जाएगा तो जैसा इन दोनों पार्टियों के दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे वोट देगा, तो मैं इसको सिरे से नकारता हूं। आज जब जाटलैंड का किसान वोट देने जाएगा वो इस बात का निर्णय करेगा, बात देखेगा कि जब वो संकट में था आखिर कौन सा नेता उनके संकट में जाके खड़ा हुआ। ये जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हो या गठबंधन हो, ये सब जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल कंटिन्यू करा, मेरी बात सुनिए। दूसरी, लखीमपुर की घटना हुई, ये जो बड़े क्रांतिकारी बन रहे हैं कि हम किसानों के बड़े, कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता सबसे पहली बार गया? वो हमारे जयंत चौधरी, जयंत चौधरी सेम डे वहां पे पहुंचे थे, भेष बदल के पहुंचे थे, इंटरव्यू जयंत चौधरी गए सबसे पहले, जयंत चौधरी सबसे पहले वहां पे गए, और उन्होंने कोई नौटंकी करी नहीं, उन्होंने कोई भ्रम नहीं फैलाया, उन्होंने। रोहित अग्रवाल बोल लेने दीजिए, रोहित अग्रवाल बोल लेने दीजिए प्लीज। अब किसान निर्णय करेगा कि कौन उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ा कर रहा, नौजवान निर्णय करेगा। ठीक है तिवारी जी, बिल्कुल सही बात है, किसान निर्णय करेगा कि कौन उसके साथ है। उमाशंकर राजभर साहब, उसके बाद मैं अशोक पांडे जी के पास जाऊं। देखिए वो सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत खामोशी से। आप लोग उनके बीच में बोल रहे थे, लेकिन वो आप किसी के बीच में नहीं बोल रहे। 4 पे 1 है इस समय। उमाशंकर राजभर साहब, सवाल इस बात का है कि निर्णायक वोट हो चुका है, ये दावा किया जा रहा है। आपको लगता है कि हाँ, इस दावे के आधार पर पूर्वांचल में भी गठबंधन मजबूत होगा? पश्चिम में तो मजबूत हो गया जैसा ये लोग कह रहे हैं। आयोग जी इस बात को, अरे फिर आप नाम भूल जाते हैं। मेरा नाम अतुल है भाई। ध्यान रखिए, इस बात को दूसरे पेज पे पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात आप ध्यान रखिए, मैंने कहा कि जो तीसरा चरण होने जा रहा है वो यादव बेल्ट में होने जा रहा है। माननीय अखिलेश जी का बेल्ट है, बहुत बड़ा, 5वां 6वां 7वां जो अब जब आएंगे, मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि आपको मुसलमान और यादव का ही सहारा था? आप जाति की राजनीति करते मान रहे हैं ना? फिर मत कहिएगा कि नहीं मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूं। इनकी कोई जाति की राजनीति नहीं करते, हम किसान की राजनीति। भाई आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं रोहित भाई, फिर आप बीच में बोलने लगे। रोहित अग्रवाल, नहीं आप नहीं करते हैं तो गठबंधन तो आप ही का है ना, आप ही के गठबंधन के साथ ही बोल रहे हैं। हम कभी जाति का रोहित अग्रवाल आपके ही गठबंधन के सहयोगी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। उमाशंकर राजभर बोल रहे थे कि पहले तो वहां पर मुसलमान और यहाँ पर यादवों का पूरा बेल्ट है, वो जीत जाएंगे। अखिलेश जी का एरिया है भाई। शब्द रोहित अग्रवाल, ये एक तो जो सबसे बड़ा तरीका आपका है ना कि आप टारगेट करने लगते हैं चैनल को कि मुंह में शब्द डाल रहे हैं। वो दूध पीते बच्चे हैं उमाशंकर राजभर के, उनके मुंह में जो है अपने शब्द डाल रहा हूं, जो वो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, और उनको आप इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यादवों का बेल्ट है, उन्होंने कहा यादवों का बेल्ट है, उन्होंने कहा यादवों का बेल्ट है। वो छोटे बच्चे नहीं है कि मैं उनको समझा रहा हूं और वो बोल रहे हैं। देखिए हम लोग नहीं, मैंने देख लिया, मैंने बहुत सुन लिया रोहित अग्रवाल आपको। आप लगातार बोलते हैं दूसरों के बीच में, प्लीज उनको बोलने दीजिए। उमाशंकर राजभर, बताइए राजभर साहब, जातियों से जीत होगी ना आपकी? देखिए पूर्वांचल में जाति चलने वाली है, इस बात को ध्यान रखिए। आप
ध्यान रखिए आयुष जी, आप अरे एक तो पूर्वांचल नाम में आप पहले आप सही लेना सीख जाइए। मेरा नाम अतुल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और अगर नहीं याद हो पा रहा तो पन्ने पर लिख लीजिए। बहरहाल अशोक पांडे, अशोक पांडे, अशोक पांडे, अशोक पांडे, सुन लिया राजभर साहब, सुन लिया आपने। अगर इतनी खुलकर कह दिया कि आपको जातियों का ही सहारा है, तो बाकी की जो जातियां हैं वो भी आपसे पूछेंगी कि हमारा क्या दोष है। अगर आपको यादव का ही सहारा है, अगर राजभर का ही सहारा है, तो क्या वहां पर और जातियां नहीं है, उनके लोग नहीं है? जाति की राजनीति करते हैं और यहां पर बैठकर कहते हैं कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और खुलकर यहां पर बैठकर बोल रहे हैं कि हम जातियों की राजनीति करते हैं, उन्हीं का सहारा है। बहरहाल मेरी बात सुनिए, नहीं, मैं समझ गया। अशोक पांडे, अशोक पांडे, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अब देखिए, कोई जातियों के सहारे है, कोई मुद्दों के सहारे है। आपको जनता का सहारा है क्योंकि आपने काम किया, ये आपका दावा है। दावा तो समाजवादी पार्टी ने भी किया था कि हमने काम किया है, और उसके आधार पर हम नारा दे रहे हैं, काम बोलता है, नहीं बोल पाया था। चुनाव आयोग गरिमा का हनन कर रहे हैं, सीधे सीधे चैनल पे बैठ अशोक जी, के आपकी आवाज जातियों ठीक की नहीं आ बात रही है। कर रहे हैं। अशोक जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। मेरी बात सुन लो, एक मिनट। लोग नहीं है, हम तो मेरी एक बात सुन लो। जमाना है, हमें जान से प्यारा है। जिस तरह से यादव हाँ, तो उसको मुसलमान उसको बताओ जरा, राजभर बताओ करने का उसको, प्रयास उसको बताओ। इस चैनल पर हो रहा है, समाज भाई को बोलो। तोड़ने का प्रयास हो रहा है, जो मौका आचार दीजिए, मौका संहिता दीजिए। का उल्लंघन हो रहा है, मुझे ये मौका दीजिए। दुर्भाग्यजनक है। हमने भाई किसान बोलते जाओ। भाइयों को बिजली दिया, खाद का उचित मूल्य दिया, हमने पैदावार बोलो। का उचित मूल्य अरे अब मुझे बोलने अरे दीजिए, आप ही देखिए बोलो रोहित भाई। अब देखिए मुझे बोलने दीजिए। अरे मैं जवाब दे दूं अपनी बात के। अरे अशोक यादव जी, बोल तो लेने दीजिए, सबसे कम उन्होंने ही बोला है। हर बार आप ही को बोलना है, कितना बोलेंगे अशोक जी? अरे अशोक यादव साहब, जरा पांडे जी को भी सुन लेते हैं, सबसे कम उन्होंने ही बोला है। बिजली देंगे, हाँ, तो उनके पास अब जवाब ही नहीं है, अब उनके पास शब्द ही नहीं है। नहीं, जवाब तो उनके पास बहुत है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है? अशोक यादव ये बात बार बार भूल जा रहे हैं कि वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे हैं। तो कम तो बोलना ही पड़ेगा ना उन्हें। जवाब रोहित भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवक्ता आरएलडी के पास ही जवाब होता है। जवाब अशोक यादव के पास भी है, पांडे जी के पास भी, और अरविंद बता रहे हैं कि अशोक यादव जी बार बार इसलिए बीच में बोलने लगे हैं क्योंकि बीजेपी से उनका पुराना नाता रहा है ना, अरे मंत्री रहे हैं भाई, तो उनका भी बोलना बनता है। वो बीच बीच में उनको डिफेंड भी कर दे रहे हैं। देखिए बहरहाल, देखिए अरविंद, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा अशोक जी आपके पास ही आऊंगा। अरविंद, मेरा सवाल यह है कि दावों पर हम नहीं यहां पर चर्चा कर रहे हैं, दावे तो होते रहेंगे। मैंने कहा कि 10 तारीख तक, आधे दोपहर तक होते रहेंगे, लेकिन असल हकीकत क्या है? इस फेज के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, एक पत्रकार के तौर पर, अगर इसको हम समझें? अतुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे तथ्यों को ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं वो भूल जा रहे हैं। वो चंद्रशेखर रावण को उन्होंने एक किनारे लगा दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण का सहारनपुर और आसपास में कोई वजूद है ही नहीं है, और उस जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मायावती को एक किनारे लगा दिया। बहुजन समाज पार्टी को ये सारे लोग जो बैठे हैं ये भूल गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं है, और उसके बारे में चर्चा करना, सोचना भी अपने आप को, मतलब इनको लग रहा है कि उनके बारे में क्या सोचना, हम लोग तो बंपर वोट से चुनाव जीत रहे हैं। मैं यहां पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। उसके अलावा मैं समाजवादी पार्टी के जो अपने अशोक यादव जी बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उनको यह बात भी बताना चाहता हूं कि जो 5 साल से जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, जो नेता चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, उसका टिकट काट के आप लोगों ने गठबंधन को दिया है। और याद रखिएगा इस बात को कि जब परिणाम आएंगे ना, तब आप लोग बैठ के उसकी समीक्षा करिएगा कि जिसका टिकट काटा है उसने क्या किया है। मैं समझता हूं अशोक यादव जी, आप भी चुनाव नहीं लड़े हैं, आप चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? नहीं, मैं सेंटर में काम करता हूं। अरे ये तो कहने की बात है। नहीं, अरविंद ये पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को लड़ना था उनका तो टिकट काट दिया, तो वो क्या काटेंगे? हाँ, वो कहां पर काटेंगे अशोक जी? सवाल ये है। मेरा सवाल आपसे अशोक जी ये है कि जिनका टिकट कट गया वो क्या करेंगे, ये बताइए मुझे। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी ने एक बात कही है, जिनको टिकट देना था नहीं दे पाए, तो सरकार बनने पर बहुत से पद होते हैं। मुझे भी 3 साल बना के मंत्री रखा अखिलेश था। जी ने चाचा को भी यही बात कही थी, शिवपाल जी को। आप चाचा को कहा, सुनिए, चाचा को कहा कि 35 नहीं, टिकट दे देंगे। हम सुनिए दोबारा अशोक जवाब देना जी, चाहते हैं। हम तो अंदर की खबर नहीं, जानते हैं ना। नहीं, चाचा ने दो कहा बात- पहले अरे 100 प्लीज, देंगे, 100 का अरविंद जी, लिस्ट दिया, फिर कहा नहीं 100 नहीं, फिर 50 का लिस्ट दिया, फिर 35 का लिस्ट दिया, उसके बाद समझ लीजिए 15 का लिस्ट भी फाइनल नहीं हुआ। तो प्रश्न ये है कि हमें तो पता है अशोक भाई, आप मुझे हकीकत बताओ कि हकीकत क्या है। अरे सुनिए, अगर टिकट नहीं देखिए, गठबंधन का धर्म होता है। जब गठबंधन आपने किया है
तो आपको टिकट अपने लोगों को दबा के नहीं आप काट देंगे। लेकिन एक बात आपसे कहना राजनीति चाहते का हैं, हमें तो सिर्फ वो एक ही जाति धर्म नहीं, अशोक यादव वो समझ में जातिवादी आया, वो है बात में सत्ता में नहीं। रहना। आपने अशोक जातिवाद यादव, करिए मुझे नहीं। राजनीति का सिर्फ एक ही धर्म जातिवाद समझ की में बात आया नहीं है, करता। सत्ता में रहना। मैं धर्मपाल सिंह सैनी का वो बयान भी याद कर रहा हूं जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और मैं धर्मपाल सिंह सैनी का वो बयान भी याद कर रहा हूं जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। तो सवाल है कि सिर्फ जो राजनीतिक दलों का धर्म अब बच गया है ना, वो सिर्फ यही रह गया कि सत्ता में कैसे रहना है। उनके लिए ना कोई नियम है, ना कानून है, ना सुनिए, ना कोई नियम है, ना कानून है। मुझे भी पत्रकारिता करते हुए बहुत दिन हो गया, और आप भी बहुत पुरानी राजनीति कर रहे हैं। मुझे याद है आप भारतीय जनता पार्टी से मंत्री थे अशोक यादव जी। आप क्या बात करेंगे? मैं बताता हूं कि कोई धर्म नहीं रह गया राजनीति का। राजनीति का सिर्फ एक ही धर्म है, सत्ता में कैसे रहना है, बस। मैं समाजवादी पार्टी का मंत्री था भाई, ये किसने कह दिया आपसे? एक बात मेरी आखिरी सुन लो। आप भाजपा में रहे कि नहीं रहे? अरे मैंने कभी नहीं रहा भाई। अरे भाई तो अशोक यादव कौन है? वो दूसरे हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो शुकाबाद वाले भैया। चलिए, नहीं आप सपा के ही है। चलिए हम लोग मान लिए कि आज सपा के हैं भाई अशोक यादव। ये नहीं, ऐसा है कि हम लोग अब लिखेंगे कि अशोक यादव सपा वाले। सुनिए, अब हम लोग लिखेंगे कि अशोक यादव सपा वाले। ठीक है अशोक जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, अपनी बात करिए। मैं फाइनल कंप्लीट, मैं फाइनल के लिए जाऊंगा, फाइनल कमेंट के लिए अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। पहले बता दूं, मैं 12 साल समाजवादी पार्टी का 5 से लेकर 17 तक अध्यक्ष रहा। 3 साल में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जाति वाली, जहां, अरे सुनिए, सुन लीजिए। अरे ये जाति वाला सवाल है ना, ये जाति का आरोप लगाना गलत इसलिए है। इस बार हमारे टिकट देखिए आप, 403 टिकटों में मात्र 24 टिकट यादवों को दिए गए हैं, जबकि पहले 70-80 मिलते थे। अखिलेश यादव ने इस बार जातियों का सम्मान रखा है, जातिवाद का नाम खत्म कर दिया है। हर जगह अपने हिसाब से सम्मानित लोगों को टिकट दिए हैं। जयंत के हिसाब से टिकट वहां दिए हैं, राजभर के टिकट से वहां दिए हैं। देखिए, आपने भी कहा था हम लोग जातिवादी लोग हैं। अशोक यादव जी, मैं इसमें ये पूछना चाहता हूं कि देखिए अभी तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है भाई, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि उन्होंने कहा कि भाई मलाई कौन खाता है? मलाई इटावा का आदमी खाता है। मलाई कौन खाता है? मलाई इटावा का यादव खाता है, सफाई का यादव खाता है। सवाल है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यादव हैं, उन्होंने तो मलाई नहीं खाई। अरविंद जी, ऐसा लगता कि पूरी तरह आप पीछे आपके मोदी जी की फोटो चमक रही है, लगता है एकदम गलत कह रहे हैं आप, एकदम गलत कह रहे हैं आप अशोक भाई। मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाजपा ने क्या किया। मोदी जी की फोटो अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप जो कह रहे थे कि आप सपा में थे, सपा में ही है, राजनीति में कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है अगला चुनाव आते आते आप कहीं और दिखाई दें। नहीं, ये दावा मत करिए, दावा मत करिए राजनीति में, और ये आपके लिए नहीं, सबके लिए। भाई हम लोगों ने तो कह दिया ना कि हम लोग दावा मत करिए। सपा वाले कहेंगे। अगर वहां पर मोदी जी की फोटो दिख रही है तो देश के प्रधानमंत्री, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिख रही है, वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके चश्मे से दिख रही है तो आप उसमें कोई दिक्कत मत करिए। लेकिन राजनीति में आप कल कहां होंगे इसकी गारंटी अभी नहीं है। बहरा फाइनल कमेंट राजेश तिवारी, फाइनल कमेंट थोड़े कम शब्दों में सर। अरे अशोक जी अब शांत हो चुप कराइए। हाँ यादव जी अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए प्लीज। तिवारी जी, मेरा सवाल है, फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट। एक टक्कर देने की आपने कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका ने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं कि आपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, युवाओं को जोड़ा, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को और खासतौर से महिलाओं को टिकट भी दिया गया। लेकिन आपको लगता है कि हाँ, एक ऐसी स्थिति में कम से कम आप दिखाई दे रहे हैं जहां से आप कह सकते हैं कि सरकार तो नहीं, लेकिन हमारी भूमिका अहम है। निश्चित तौर पे अतुल भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, ये लोग हो सकता है ईवीएम में घुसे हुए, इनको पता हो कितना क्या परिणाम है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में जरूर जगह बना ली है। आने वाले समय में मेरा एक निवेदन है, कांग्रेस ने कभी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की ही नहीं। हमारा धर्म है, लेकिन हमारा धर्म ये है कि हम उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करें, ये हमारा धर्म है। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, महिलाओं के अन्याय के खिलाफ उनके जो लड़ाई है उसकी। ठीक है उमाशंकर राजभर, एक लाइन में सर फाइनल कमेंट आपका, एक लाइन में। अब आपकी सर तिवारी जी माफी चाहूंगा सर, समय नहीं है सर, माफी चाहूंगा, मैं बहुत तहे दिल से माफी चाहूंगा, समय नहीं। तिवारी भाई बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है, तिवारी जी मेरे पास समय नहीं, माफी चाहूंगा। उमाशंकर जी फाइनल कमेंट, अब आपकी भूमिका है, अब आपकी बारी है पूर्वांचल में मजबूत करने की। भाषा का प्रयोग किसी पार्टी की नहीं किया। इस बात को ध्यान रखिए, कांग्रेस को तो कोई नोटिस में नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखिए इस बात को, आज की घटना से
अति पिछड़ा पोलराइज हो गया। अब तो जो पूर्वांचल में इनका बचा कुचा था, ये ध्यान रखिए, खत्म हो गया। हम 163 में से 150 जिताएंगे केवल पूर्वांचल में। अब तो भाजपा वहां छोड़ दीजिए, अब तो इनको पूर्वांचल तक खदेड़ा करके रहेंगे। आज जो घटना घटी है माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर, आज अति पिछड़ा जो इनको 14 में जिताया था। ठीक है राजभर साहब, आप भाजपा का खदेड़ा करेंगे, लेकिन जनता किसका खदेड़ा करेगी ये अभी किसी को नहीं पता है। वो 10 तारीख को ही पता चलेगा। रोहित भाई फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में शार्प कमेंट। रोहित भाई एक लाइन में अगर कर दे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित हो चुकी है 2022 के चुनाव में, और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर इन्होंने हमला करवाया है, यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से बौखला गई। नहीं, हमला और विरोध में अंतर होता है। विरोध हुआ है, हमला नहीं हुआ। विरोध हुआ है, हमला नहीं हुआ। हमला ही है, वो हमला ही है। उसे हमला नहीं कहेंगे, हमला अलग हो जाता है, विरोध अलग होता है। ऐसे विरोध आप भी करते रहे। बहुत शुक्रिया रोहित भाई आपका, राजेश जी आपका, उमाशंकर जी आपका, अशोक यादव साहब, अशोक पांडे साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सेकंड फेज का चुनाव, लेकिन उसके बीच में आप देखिए कि परिणाम को लेकर अभी से दावे हो रहे हैं, और ये दावे 10 तारीख तक होते रहेंगे जब तक तस्वीर फाइनल नहीं आ जाएगी।